वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आरटीआई एक्ट 2005 के डिफरेंट प्रोविजंस को लेकर के ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो ये है इसे आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका देखने के अधिकार से वंचित करना और उसकी सूचना के अधिकार को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंग है छीनना, किस बात में कहा गया? तो किस बात में इस बात का निर्णय हुआ है कि परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका देखने का राइट है। ये प्रीति रंजन बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के बाद में है। निम्नलिखित में किस मामले में सूचना के अधिकार के अनुच्छेद 119(1) का को मूल अधिकार माना गया है? तो ये केस हमारा जो है ये पीपल्स ऑफ इंडिया बनाम सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सूचना अधिकार अधिनियम में निहित सूचना को की अवधारणा को लोक सूचना आयोग के योजना के आधार पर लागू होती है। ये किस बात में, किस केस में डिवाइड किया गया है? तो ये बात हमारी केरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम स्टेट इंफॉर्मेशनल कमीशन केरल के केस में बताई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर वाक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त रीजनेबल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये 19(2) का सेक्शन है। सूचना अधिकार अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो सूचना अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ है। सूचना अधिकार अधिनियम पारित होने के कितने दिनों बाद लागू हुआ है? तो ये अधिनियम 120 ये अधिनियम अपने पारित होने के 120 दिनों बाद लागू हुआ है। और इस अधिनियम के 120 दिनों के बाद लागू किए जाने का प्रोविजन ये था कि ये माना जा रहा था तब तक सभी अधिकारी अपनी सूचना देने की स्थिति को मजबूत करें। निम्नलिखित में कौन सी धारा अधिनियम पारित होने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो गई थी? तो जो धारा हमारी ए और बी यानी धारा 12 और धारा 24 दोनों की दोनों धाराएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गई थी। निम्नलिखित में कौन सी धारा अधिनियम पारित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो गई थी? तो यहाँ पर भी हम उसी धारा का वर्णन करेंगे। तो इनमें से सभी धाराएं 15, 27, 28 तत्काल प्रभाव से लागू हुई थी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना क्या सूचना अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है? यानी अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो उसकी सैंपलिंग लेना क्या सूचना अधिकार के अंदर है? तो हाँ, हम प्रमाणित स्थिति ले सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? तो सूचना अधिकार अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 12 अक्टूबर 2005 है। कौन सा संगठन अधिनियम की परिधि से बाहर है? तो सीमा सुरक्षा बल के सभी संगठन उससे बाहर हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना अधिनियम अधिकार पारित किया गया? सूचना जानकारी अधिनियम और सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, इन दोनों को मजबूत बनाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। क्या कोई व्यक्ति कंपनी की सूचना अधिनियम के अंतर्गत सूचना देने के लिए आवेदन कर सकती है? यानी कंपनी कोई व्यक्तिगत सूचना मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है? इस बात के लिए बताया गया है कि नहीं, कंपनी सूचना अधिकार अधिनियम की डिमांड नहीं कर सकती। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शासन की व्यवस्था आधारित है। ये बात किस केस में निश्चित की गई है? तो ये बात रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में निश्चित की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? दिल्ली के समाज सेवकों द्वारा, समाज के निर्धन मजदूरों द्वारा। ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन से राज्य में सर्वप्रथम सूचना अधिकार अधिनियम का निर्माण किया? तो यहाँ पर जो इतने भी राज्य हैं उनमें तमिलनाडु में सबसे पहले सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग किया। तमिलनाडु में सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो तमिलनाडु में सूचना अधिकार अधिनियम 1997 में पारित हुआ है। सूचना अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो इस अधिकार को लागू करने वाला दूसरा राज्य गोवा है। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो यह अधिनियम अक्टूबर 2001 में दिल्ली में प्रभावी हुआ। क्या सूचना अधिकार अधिनियम न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा? यानी सूचना न्यायिक कार्यवाहियों पर भी दी जाएगी? तो नहीं, इस पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम के नाम विस्तार के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो अधिनियम के नाम और विस्तार के बारे में प्रावधान धारा 1 में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित प्राचीन विधि मानी जाती है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये हमारी स्वीडन से संबंधित है। स्वीडन सूचना अधिकार अधिनियम के मामले में पहला देश माना जाता है। लोकतंत्र की रक्षार्थ सूचना प्रणाली अनिवार्य है। ये बात यहाँ पे शिकायत ना करवाओ, उन देखो जाके। सूचना अधिकार अधिनियम की ये बात बिल्कुल सत्य है। सूचना की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? संविदा, दस्तावेज, लॉगबुक सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नमूना क्या
किसी सूचना की परिभाषा में आता है, तो जो सैंपलिंग है उसे सूचना की परिभाषा में रखा जाता है। अभिलेख को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो अभिलेख को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 झ में परिभाषित किया गया है। अभिलेख में क्या-क्या है? तो दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल सभी कुछ आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धारा 2 टा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है किसको? तो 2 टा के अंतर्गत अधिनियम में परिभाषित किया गया है राज्य सूचना आयोग को। तृतीय पक्ष को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो तृतीय पक्ष के अंतर्गत हमारे यहाँ 2 की ढ में परिभाषित किया गया है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इसे। लोक प्राधिकारी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो लोक प्राधिकारी की परिभाषा 2 ज में दी गई है। सूचना आयुक्त से धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है। यह प्रावधान किस धारा के तहत है? तो ये प्रावधान हमारा धारा 2 घ के तहत है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो अधिनियम की धारा 2 घ के तहत इन दोनों लोगों को परिभाषित किया गया है। उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति क्या एक सक्षम अधिकारी है? तो वास्तव में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वो एक सक्षम अधिकारी माना जाता है। संविधान या उसके अधीन गठित प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति राज्यपाल या राष्ट्रपति क्या सक्षम अधिकारी होंगे? तो इन लोगों को भी सक्षम अधिकारी के रूप में माना गया है, ये सत्य है। यदि सूचना राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का हनन करती है, तो क्या ऐसी सूचना को प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों को क्या सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फीस ली जाएगी? नहीं ली जाएगी। यदि सूचना आयोग अधिनियम यानी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने में असमर्थ रहा है, तो क्या ऐसी अवस्था में फीस ली जाएगी? नहीं, फीस को वापस कर दिया जाएगा। आवेदन की सूचना के लिए यदि फीस मांगी गई हो तो उसे लिखित रूप में और गणना करके बताना होगा, ये बात बिल्कुल सही है। सिद्ध करने की जानकारी किसकी होगी कि सूचना दिए जाने से इनकार किया जाना न्यायोचित है? लोक सूचना अधिकारी की ये दायित्व होगा कि वो सिद्ध करे कि सूचना ना देना सही है। ज्ञान सदैव अज्ञानता पर शासन करेगा, ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारे जेम्स मेडिसन ने कही है। स्वतंत्रता सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है? तो ये अधिनियम हमारा 2002 में पारित कर दिया गया था। सूचना की स्वतंत्रता विधि 2000 कब से लागू है? तो ये जो स्वतंत्रता विधि है ये जनवरी 2003 से लागू है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का वाद किस बात के लिए संबंधित है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। सामग्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना क्या सूचना अधिकार के अंतर्गत आएगा? हाँ, आएगा। 2 इया के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सूचना अधिकार अधिनियम में 2 इया के अंतर्गत सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है। 2 चा के अंतर्गत किस बात को परिभाषित किया गया है? तो 2 चा के तहत हमारे यहाँ सूचना को परिभाषित किया गया है। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष क्या सक्षम प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। विदेशियों को सूचना का अधिकार किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो विदेशी व्यक्तियों को सूचना का अधिकार किसी भी धारा के अंतर्गत नहीं दिया गया है, इसलिए ये डी सही हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 किस बात से संबंधित है? तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं से संबंधित है। लोक प्राधिकारी पारित होने के 120 दिनों के अंदर क्या प्रकाशित करेंगे? वो अपने संगठन के कार्य और विवरण और कर्मचारियों की शक्तियों का प्रकाशन करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या प्रत्येक लोक प्राधिकारी धारा 4 के अंतर्गत कार्यों को संपादित करने हेतु स्वयं द्वारा स्थापित किए गए मानकों का प्रकाशन करने के लिए बाध्य है? हाँ, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बाध्य है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? लोक अधिकारियों के पदनाम से और लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं से, दोनों से है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रसारित करने से तात्पर्य सूचना देना है या जन सामान्य को जानकारी प्रदान करना है, दोनों माने जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा। सूचना अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है? तो इस अधिनियम के अधिकार के अंतर्गत जो सूचना अधिकारी को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर सूचना अधिकारी को धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। आवेदन पत्र का निपटारा करने से आशय सूचना पत्र देने से या आवेदन को अस्वीकार करने से है, दोनों से है, ऑप्शन सी सही होगा। धारा 7 का संबंध किससे है? तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7 का संबंध आवेदन पत्र के निपटारे से है। आवेदन पत्र में किस धारा में दिए गए कारणों के आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है? तो अधिनियम की धारा 8 और 9 में दिए आधारों के आधार पर आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाता है। सूचना अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त करता है या इसे राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी? तो ये सहमति 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आता है? तो ये तीनों के तीनों सक्षम प्राधिकारी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। लोकसभा
लोकसभा प्राधिकरण का अर्थ है कि कोई भी प्राधिकरण, निकाय या स्वशासन की व्यवस्था जो स्थापित या संगठित है, उपरोक्त सभी सही हैं। सूचना अधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ है? तो सूचना अधिकार अधिनियम को हम लोगों पर 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया है। निम्नलिखित में सूचना अधिकार अधिनियम की सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में न आने वाली बात फाइल नोटिंग है, वो चीज़ सूचना अधिकार के अधिनियम में नहीं आती। सूचना अधिकार अधिनियम का लंबा शीर्षक प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कागज में निम्न बढ़ावा देना है, तो पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, ये बात आपको याद रखनी है। निम्न अवलोकन से का कथन स्पष्ट कीजिए कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में क्या बातें सही हैं और उसमें किससे छूट प्रदान नहीं की गई है। तो जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसमें सीसीई का हटाया जाना, सीआईसी का हटाया जाना बिल्कुल कंफर्म किया गया है और इसी कारण हम ऑप्शन बी को सही करेंगे। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार किससे दिया गया है? तो किससे सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? तो लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। धारा 4(1) के उपभाग बी की 11वीं सूचना का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रकाशित करना चाहिए। तो सार्वजनिक प्राधिकरण एजेंसी को आवंटित बजट और व्यय का प्रस्ताव दोनों प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लिखित समयावधि क्या है? कितने समय के लिए आरटीआई अधिनियम में सारी समस्याओं को दूर करने के लिए समय दिया गया है? तो लागू होने के 2 वर्ष के अंदर। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बनने के बाद 120 दिनों में लागू किया गया था। सूचना अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व से संबंधित है? तो धारा जो सार्वजनिक अधिकरणों के दायित्व से संबंधित है वो धारा हमारी धारा 4(1) है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा पीआईओ और एपीआईओ जो लोक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाते हैं की अधिकतम संख्या होगी। कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? तो इस अधिकतम संख्या पर कोई भी सीमा नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम में सूचना प्राप्त करने का तरीका डिस्केट, फ्लॉपी और टेप सभी हो सकते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रस्तावना का तर्क है कि वास्तविकरण में तथ्य की सूचना प्रकटीकरण के साथ संघर्ष की संभावना बढ़ाती है। तो क्या ये बात सच है? इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? तो अन्य लोक हित के साथ टकराव बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रस्तावना के अनुसार पारदर्शिता सूचना में आवश्यक है क्योंकि यह भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए आवश्यक है। एपीआईओ नागरिकों से क्या प्राप्त करता है? तो एपीआईओ नागरिकों से सूचना का प्रार्थना पत्र प्राप्त करता है। सूचना अधिकार अधिनियम किस पर लागू नहीं होता? तो ये सभी एनजीओस पर लागू नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम में प्रावधान है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को आरटीआई के एक आवेदन या हिस्से को प्राधिकरण को स्थानांतरित करे और वह सूचना उसको बताए। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। किस देश का संसार में सर्वप्रथम सूचना अधिकार लागू किया गया था? तो स्वीडन में सर्वप्रथम सूचना अधिकार लागू हुआ था। देश के प्राधिकरण कौन से होते हैं? तो केंद्रीय लोक प्राधिकरण, राज्य लोक प्राधिकरण दोनों होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम की अनुसूचियां कितनी हैं? तो सूचना अधिकार अधिनियम में 2 अनुसूचियां हैं। सूचना अधिकार अधिनियम भारत के नागरिकों पर किस बात के लिए है? तो सूचना अधिकार अधिनियम भारत के नागरिकों पर संसद द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर लागू होता है। सीआईसी कहाँ परिभाषित है? तो सीआईसी की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2B में दी गई है। सक्षम प्राधिकारी कहाँ परिभाषित है? सक्षम प्राधिकारी 2B में परिभाषित किया गया है। रिकॉर्ड 2I में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सभी चीज़ें आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। सूचना अधिकार अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो सूचना अधिकार अधिनियम में आपके 6 अध्याय हैं। सूचना आरटीआई के प्रावधानों की पहचान करें जिससे आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। तो जो अनुच्छेद 2019 द्वारा संशोधित हैं उनमें अनुच्छेद 4, 13, 26, 4, 13, 16, 27 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचना अधिकार को विधि बनाने वाला सर्वप्रथम राज्य तमिलनाडु था। सूचना अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार निवारण और पारदर्शिता बढ़ाना है, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सही नहीं है? सीपीआईओ कर्तव्य के निर्वहन में अन्य प्राधिकारी की सहायता ले सकता है, अन्य प्राधिकारी की सहायता नहीं ले सकता। तो कौन सी बात सही है सूचना आयोग के तहत?
तो सीपीआईओ अपने कर्तव्य निर्वहन में अन्य अधिकारी की सहायता नहीं ले सकता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का संबंध किस धारा से निहित है? तो ये हमारा धारा 4 में वर्णित है। सूचना अधिकार अधिनियम की सूची 2 में कौन सा संगठन शामिल है? तो ये वो संगठन है जो सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर रखे गए हैं। सभी फोर्स के शिकायत का निर्णय लेने के लिए केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के लिए सूचना अधिकार अधिनियम में कितना समय निर्दिष्ट किया गया है? तो सूचना अधिकार अधिनियम में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये बात याद रखेंगे। समय को टिक मत करिएगा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सूचना अधिकार उपलब्ध है। तो सूचना का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो भारत के सभी नागरिकों को हो जाएगा और इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम को लोक प्राधिकरणों में किस बात की आवश्यकता है? तो अधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी दोनों के नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी सही होगा। सूचना अधिकार अधिनियम किसकी जगह लेगा? तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कुछ प्रावधान सीमित, यहाँ पर ये सभी प्रावधानों का अर्थ लेगा। तो ए और सी, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए लागू विधि संगत प्रावधानों की बात है, तो ए और सी को हम टिक करेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धारा 4(1)(b) के तहत अद्यतन करने के संबंध में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत क्या आवश्यकता है? तो जहाँ पर भी कुछ भी हमारा चेंज होगा वहाँ पर अद्यतन वार्षिक आधार पर किया जाएगा, ये बात याद रखेंगे। सूचना अधिकार अधिनियम में कौन प्रार्थना पत्र प्राप्त करता है? तो जो हमारे उप जिला मंडल पर एपीआईओ और प्रशासनिक स्तर पर पीईओ और लोक प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी इस बात को सूचना प्राप्त करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो आपको याद रखना है कि इसके तहत हमारे जो पीईओ हैं, जो हमारे एपीआईओ हैं और पीआईओ हैं, यही सूचना को प्राप्त करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम के तहत प्रावधानों में पीईओ द्वारा भेजे जाने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए किस बात की आवश्यकता है, किस बात की सूचना है? तो ऑप्शन 7(3) के तहत एक सूचना की आवश्यकता होती है। एक प्राधिकरण दूसरे प्राधिकरण में स्थानांतरण होना चाहिए। अगर कोई भी सूचना दी जानी है तो प्राधिकरण में कैसी बात होगी? तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, आवेदन प्राप्त होने के 5 कैलेंडर दिनों से अधिक न हो, आवेदक को तुरंत सूचित किया जाए। तो इनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी को टिक किया जाएगा। सूचना का अधिकार किसके अधीन प्राप्त होगा? तो जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हो रहा है वो आरटीआई के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतवर्ष में संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? तो ये अधिनियम गणतंत्र के 56वें वर्ष में अधिनियमित किया गया है। यहाँ पर हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।